सर्किल के जितने भी मेधावी लता कुमारी लता 80% प्राप्त करी है। सभी बालाएं सभी छात्र छात्राएं मंच पर आए और अपना प्रशस्ति पत्र प्रदान करें। प्रतिशत पूनम तारम 10वीं 82%, काजल पचेड़ा 88%, कुमारी आरती भोटिया 92%, मोनिका सूरडोंगर 90%, सुखेश्वरी शंकरलाल 75%। इस तरह से 10वीं में हो जाता है। आदरणीय सुश्री साधना सोरी जी आपको भी सम्मानित किया जाता है। गोल्ड 3 बार नेशनल गोल्ड इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हमारे गौड़ समाज की बहुत ही गौरव की बात है, उन्हें सम्मान किया जाता है। उसी तरह से नीलिमा श्याम ने समाज सेविका गुजरात जिन्होंने निःशुल्क हमारे साथ नहीं है, जो कोई बात नहीं। और उसी तरह से श्री पवन गोटा जी उत्कृष्ट खिलाड़ी, आप स्टेट लेवल में 3 पदक प्राप्त किए हैं। आप इस तरह से हमारे गोड़वाना ब्लॉक युवा प्रभाग कर्मचारी यूनियन ये सभी मंच पर आ जाएं, शपथ ग्रहण होना है। आप प्रभारी ध्यान दें। ये जैसा बोलूंगा वैसा बोलेंगे। मैं बोलूंगा नाम अपना बोलेंगे। मैं शपथ लेती हूँ सत्यनिष्ठ से प्रतिज्ञा करती हूँ मैं विधि द्वारा स्थापित सामाजिक संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं समाज की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगी और पूरी ईमानदारी के साथ समाज की सेवा करूंगी, बिना भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना अपने पद का निर्वहन करते हुए कार्य करूंगी। जय गोड़वाना। आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन नहीं बुढ़ान पेंटा दंतेश्वरी आया ना, दंतेश्वरी आया। शक्ति पितृशक्ति समस्त मीडिया प्रभारीगण समस्त सगाजन लामोर तरफ से सादर सेवा जुहार। ये शहादत दिवस के माध्यम से हमर रानी दुर्गावती के बलिदान ला याद अर्पित करथन। साथ ही आदिवासी समुदाय के शक्ति मातृशक्ति ला जागृत करे के प्रयास करतन और अपन आने वाली पीढ़ी ला जड़ से जोड़े के प्रयास करतन। और अब से सगाजन उपस्थित हावे मोर तरफ से आप मन ला पुनः सादर सेवा जोहार। कर्म अपने साथ होना चाहिए, कामयाबी चूमेगी हर कदम। इसके बलबूते पर समाज में और राष्ट्र में अपन एक विशेष पहचान बनाई हावे। जी हाँ, मैं बात करत हूँ माननीय विजय मानकर साहब के। मोर तरफ से आप मन ला सादर नमन वंदन अभिनंदन।
दौंडी में, बालोद जिले के दौंडी में महान वीरांगना रानी दुर्गावती महारानी, इनके शहादत दिवस पर आज जो यहाँ पर बड़े पैमाने पर आदिवासी समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और बाकी भी कई कम्युनिटीज़ से लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। इस बड़ी जनसभा को आज आप इतने धूप में और इतने बड़ी संख्या में जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सबसे पहले मैं आपको सेवा जोहार करता हूँ। मैं पिछले 8 सालों से 10 सालों से देश के, क्योंकि आज का संदर्भ आदिवासियों का है, कहूँगा कुछ बातें और भी कहूँगा जो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ज़्यादा बातें आदिवासियों के विषय में ही कहूँगा क्योंकि संदर्भ आदिवासियों का है, समस्या भी आदिवासियों की है और इंडिया दैट इज़ भारत, ये भारत को बनाने वाले गोंडवाना वाले, इसलिए ज़्यादा मैं जो है वो आदिवासियों के संदर्भ में ही अपनी बात कहूँगा। साथियों, अभी शायद जुलाई महीने में देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन सकती है, इस तरह का जो है वो परिस्थिति आई हुई है। मैं समझता हूँ कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति यदि बनती है तो हम उसका स्वागत करेंगे, ये एक अच्छी बात होगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि यह पर्याप्त नहीं है। आदिवासी महिलाएं जिस दिन राष्ट्रपति बन जाए अच्छी बात है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, काफ़ी नहीं है। क्यों पर्याप्त नहीं है, क्यों काफ़ी नहीं है? हमें किन चीज़ों को करने की ज़रूरत है? क्या हमारी आदिवासी सभ्यता है? क्या हमारी महान संस्कृति है? क्या हमारी देन है इस देश को, इस दुनिया को? और हमें क्या चीज़ें हासिल करनी है? इन चीज़ों को देश के तमाम आदिवासियों को, क्योंकि बात तो मैं छत्तीसगढ़ में बालोद जिले में कर रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि पूरे देश के आदिवासी मेरी बात को सुनते हैं। जो लोग इस चीज़ से वाकिफ़ है, यूट्यूब के अंदर में लाखों के मात्रा में आसाम से लेके त्रिपुरा से लेके तो राजस्थान, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, तो ये हमारा नारा है कि सारे आदिवासी एक समान है। क्यों एक समान है? ये देश के लोगों को और दुनिया के लोगों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आदिवासी वो पहला इंसान है इस धरती का जिसने प्रकृति को समझकर जो है वो सभ्यता की निर्माण की है। ये बात जब हम इंडिजिनस हिस्ट्री और कल्चर को पढ़ते हैं तो केवल इंडिया में ही हमें ये नहीं मिलती, पर पूरे दुनिया में मिलती है। एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, प्यूर्टो में मिलती है, इंडोनेशिया में मिलती है, मैक्सिको में मिलती है, हमें ब्राज़ील में मिलती है, हमें पेरू में मिलती है, हमें जो है फिजी के अंदर में मिलती है, हमें कनाडा में मिलती है, हमें न्यूजीलैंड में मिलती है। जहाँ जहाँ पर दुनिया के अंदर आदिवासियों के विषय में स्टडीज़ हुई, तब ये पाया गया कि धरती पर इंसान जब सबसे पहली बार प्रकट हुआ, उसको बुद्धि आई, उसका जेनेटिक डेवलपमेंट हुआ, तो प्रकृति को समझकर वो पहला इंसान था जिसने मानवता की स्थापना की, और वो पूरे देश का और दुनिया का आदिवासी है। इसलिए मैं आदिवासियों को महान मानता हूँ। कुछ चीज़ों के वजह से मैं आदिवासियों को महान मानता हूँ, आदिवासी सभ्यता को सबसे महान मानता हूँ, और इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं कि ये जो कहते हैं कि नहीं हमारी वैदिक सभ्यता पुरानी है, हमारी अमुक सभ्यता पुरानी है। अरे भाई साहब, आप इस देश में ही नहीं पूरे दुनिया में जूनियर हो, आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए। आप आए 3500 साल पहले और गोंडवाना यहाँ 50,000 साल से था। आप आए 3500 साल पहले, बाकी सारी सभ्यताएं बाद में आई है। सिंधु सभ्यता 5000 साल से है, लेकिन गोंडवाना की सभ्यता ये 50,000 साल की है। और जो मैं कह रहा हूँ
वो कह रहा हूं, उसके अगर प्रमाण किसी को चाहिए तो वो कुर्नूल केस में चले जाए आंध्र प्रदेश में, वो भीमबेटका चले जाए, आदमगढ़ चले जाए, बगौर चले जाए मध्य प्रदेश के अंदर में, वो तमिलनाडु में अतिरापक्कम चले जाए, वो कर्नाटका में हुसिंगी वैली में चले जाए, वो बिहार में पैसारा में चले जाए, राजस्थान में डिडवाना में चले जाए, आप कचारगढ़ में चले जाइए, पास में जो है आपको ऐसे सैकड़ों साइट मिल जाएंगे जहां पर आदिवासियों के सभ्यता के जीवित प्रमाण है इस पूरे देश के अंदर। वी आर हैविंग हंड्रेड्स ऑफ लिविंग एविडेंसेस ऑफ द आदिवासी कल्चर इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड। और इसलिए मैंने बात को कहा कि आदिवासी अगर राष्ट्रपति बनती है तो अच्छी बात है, हमें खुशी है, और अगर आदिवासी राष्ट्रपति बन रही है तो जो भी पार्टी उसे बनाए, लेकिन 25% से ज्यादा मेरा रोल है इस देश के अंदर में। क्यों रोल है? क्योंकि आज से 10 साल पहले देश में आदिवासी की बात ठीक से करने वाला देश में कोई नहीं था। आदिवासियों के क्या अधिकार है, आदिवासियों की क्या सभ्यता है, इसको ठीक से सिस्टमैटिक ढंग से वैज्ञानिक तौर पर, नैसर्गिक तौर पर और मानव अधिकारों की लैंग्वेज में, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की लैंग्वेज में बात करने वाला कोई लीडर नहीं था। मुझे खुशी है इस बात की कि इस महान सभ्यता को समझकर इस सभ्यता और आदिवासियों के अधिकारों की बात को ऊपर लाया। और इसलिए मैं कह रहा हूं नड्डा जी को, मोदी जी को, आप मुर्मू मैडम को प्रेसिडेंट बना लीजिए, लेकिन उसके साथ 3 काम और। क्या 3 काम कीजिए? पहला काम, भारत के संविधान में भारत के संविधान में गोंडवाना कहना रहना चाहिए, नीचे गिर गया था इसलिए आपको इंटरप्शन है, ऊपर रहना चाहिए, गोंडवाना हरदम ऊपर रहना चाहिए। तो इसलिए जो है, जो लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, मोदी जी कह रहे थे कि नहीं, किसी दिन मोदी जी ने कहा कि भाई इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत जो है वो लोकतंत्र की जननी है। मैं मोदी जी से कह रहा हूँ, मोदी जी आपका थोड़ा हिस्ट्री और कल्चर का स्टडी कमज़ोर है, क्योंकि आप डिग्री विग्री कम है, पढ़ाई कम है, टोपी ज़्यादा पहनते हैं, बराबर है ना? मोदी जी जिधर भी जाते हैं उधर की टोपी पहनते हैं। तो मैं मोदी जी से कह रहा हूँ कि वो टोपी पहनने से आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा, इस तरह का फेटा पहनिए आप जिस तरह आज मैंने पहना है, तब जाके आपको जो है वो समझ आएगा कि क्या प्रकृति है, क्या इतिहास है और क्या संदर्भ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मोदी जी से, नड्डा जी से, कि भारत लोकतंत्र की जननी नहीं है। कौन जननी है? एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलिया, गोंडवाना एंड ग्रीस, दे आर द मदर्स ऑफ डेमोक्रेसी। एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलिया, एबोरिजिनल यानी आदिवासियों का ऑस्ट्रेलिया। किसका ऑस्ट्रेलिया? आदिवासियों का। एबोरिजिनल यानी आदिवासी, इंडिजिनियस पीपल। आदिवासियों का ऑस्ट्रेलिया, गोंडवाना दैट इज इंडिया। इंडिया दैट इज भारत नहीं, इंडिया दैट इज गोंडवाना होना चाहिए। गोंडवाना था, भारत आया, वेद आए तो भारत आया, महाभारत आया तो भारत आया, रामायण आया तो भारत आया। अरे भाई, ये भारत के पहले जो है ये जम्बू द्वीप नहीं था, ये शंभू द्वीप था। कौन सा द्वीप था? अब शंभू द्वीप आपको बताने की जरूरत है क्या? शंभू शेख, शंभू माधव 88 हुए, आपको सब मालूम है। त्रिमंद सुलसरी, उसको आपने जम्बू द्वीप हुआ। और जम्बू द्वीप के पहले ये कोयामुरी द्वीप था, सिंगार द्वीप था, अर्थात गोंडवाना। क्या था? कितने हजार साल से? 50,000 साल से। अब मेरी भाषा ओवैसी भी बोलने लगे। कभी ओवैसी को मेरे पहले सुना, किसी को सुना 50,000 साल पहले बोलने के पहले? पर विजय मानकर जब से 10 साल से ये बात बोल रहे हैं, तो अब ओवैसी को भी याद आ गया कि नहीं नहीं, वेदों के पहले भी इतिहास था और भी पहले इतिहास था। ठीक है, तो मैं ऑफ इंडिया को अनुच्छेद 1 को बदल के इंडिया दैट इज भारत के जगह इंडिया दैट इज गोंडवाना पार्लियामेंट में कर दो। अगर आप ये करते हैं तो मैं स्वागत करूंगा। दूसरी बात, ये पूरे देश के आदिवासी कह रहे हैं कि हमें जनगणना में एक कोड चाहिए। कौन सा कोड चाहिए? हमारा ट्राइबल कोड चाहिए। हम जो भी लिखा है उसमें, एक सर्वे हुआ NSSO का, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का, 2005-06 का सर्वे। नहीं, पानी वानी जाने दीजिए, मैं पानी पिला नहीं आया हूं आज उनको।
तो पानी में पीऊँगा नहीं जब तक मैं इतने गोंडवाना के धरती पे खड़ा हूँ। प्रकृति की जो है वो शक्ति है ना, पेन आपने बोला ना, पेन यानी शक्ति होती है, क्या होती है? एनर्जी। तो मैं तो यहाँ खड़ा हूँ पेन के, तो पानी पिलाने के लिए मैं आया हूँ। तो देश के आदिवासी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देश के आदिवासी कह रहे हैं कि हमें कोड दे दो, ट्राइबल कोड दे दो। फिर हम उसमें जो भी लिखा है, चाहे हम कोयापोनेम लिखा है, चाहे हम सरना लिखा है, चाहे हम डॉनी पोलो लिखा है, चाहे हम आदिवासी अपनी सभ्यता या संस्कृति लिखा है, लेकिन एक बार हमें एक कोड दे दो, क्योंकि हम इस देश में कोई भी धर्म को लिखना नहीं चाहते। एक महत्वपूर्ण बात है, इस बात के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। 2004-5 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन आदिवासी कौन सा धर्म लिखा रहे हैं। ये देश भर में जो सेंसस होता है, तो ये एक मिनी सेंसस था, स्टैटिस्टिकल सैंपल लिया जाता है। तो 82.5% देश के आदिवासियों ने 2004 और 5 में ये लिखाया कि हम किसी धर्म को नहीं मानते। आप महत्वपूर्ण है, आप ध्यान दीजिए। हमारा अगर कोई रिलीजन आप मानते हो, हम रिलीजन को नहीं मानते। हमारी रिलीजन की जो संकल्पना है वो प्रकृति से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? प्रकृति से जुड़ी हुई है। और इसलिए 82.5% आदिवासियों ने ट्राइबल कल्चर को लिखाया। एनएसएसओ में ट्राइबल कल्चर लिखा है कि हम भाई आपके रिलीजन को नहीं मानते, आपका जो भी रिलीजन हो उसको आप मुबारक, आपको जो धर्म मानना है आप मानिए, आपको राम को मानना है आप मानिए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, हम तो रावण को मानने वाले लोग हैं। किसको मानने वाले लोग हैं? रावण को मानने वाले। मैं गया इधर, मुझे अच्छा लगा, मैं उड़ीसा से आते आते राजिम के जंगलों से आया। कभी राजिम के जंगलों में जाइए, आपको रावण के बहुत पुतले मिलेंगे। और दशहरे के दिन जो है रावण जो है वो रावण पेन की पूजा भी होती है वहाँ पर, जो है वो ये राजिम में होती है, आपके इधर भी होती होगी। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप जिसको मानना है मानिए, मैं गोंडवाना का आधुनिक रावण हूं। आधुनिक रावण, आज का रावण। क्यों? क्योंकि रावण जो है वो त्रिमंद सूलसरी के फॉलोअर थे, वो शंभू शेख के फॉलोअर थे, वो कोयापोनेम को प्रचार करने वाले एक महान जो है वो व्यक्ति थे। तो दूसरा काम करो कि आप एक ट्राइबल कोड ला लो। अब देखिए मजे की बात, देखिए ये कहते हैं कि हम चाइना को आग दिखा देंगे, हम पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। देखिए आप मजे की बात देखिए, अमेरिका को हमारी जरूरत है, इनके स्लोगन देखिए। लेकिन ये कहते हैं कि जनगणना में एक कॉलम लाने के लिए हमको दिक्कत है। जो चाइना को आग दिखा सकते हैं, आदिवासियों का नहीं ला सकते। क्यों? इसको समझिए, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है मैं बताऊंगा। क्यों नहीं लाना चाहते, किस लिए नहीं लाना चाहते, इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, इस पर मैं आगे बोलूंगा। दूसरी बात, मैं नड्डा जी से और मोदी जी से कहूंगा और मुर्मू मैडम से भी कहूंगा, आप गवर्नर रही है झारखंड की, तो गवर्नर हमने यहाँ पे भी देखा उइके मैडम को, 5th शेड्यूल का इम्प्लीमेंटेशन आपने कितना किया नहीं किया है तो झारखंड के लोग बताएंगे, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन इस दिशा में आपको प्रयास करने की जरूरत है। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपको सही में लगता है कि देश के 12 करोड़ आदिवासियों का, जो लगभग 9% देश के आदिवासियों की जनसंख्या है आज, नया जनगणना जब होगी सेंसस तो उसमें आएगी, 12 करोड़ के आसपास आबादी आएगी पूरे देश में आदिवासियों की। दुनिया में सबसे ज्यादा यदि आदिवासी कहीं है, पूरे दुनिया में 50 करोड़ के आसपास जो आदिवासी है, उसमें 12 करोड़ आदिवासी, सबसे बड़ी संख्या ये इंडिया के अंदर है। कहां पर है? इंडिया दैट इज चलो आपकी हिस्ट्री अच्छा हो रहा, कॉन्स्टिट्यूशन भी अच्छा हो रहा है, खुशी की बात है। नहीं तो इंडिया दैट इज भारत बोलोगे, ठीक है, अच्छी बात है। तो तीसरी जो मैं बात कह रहा हूं कि भाई आप ये जो आदिवासी है, इसके जमीन में बड़ी संपदा है। क्या क्या संपदा है? एक तो जल जमीन जंगल, हम बोलते ही है जल जमीन जंगल है, लेकिन हमारे संविधान में 5वीं अनुसूची आर्टिकल 244 में हमको जमीन के अंदर का अधिकार नहीं है। आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मैं जो बोल रहा हूं वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हमारा संविधान में वीकनेस है। क्या वीकनेस है? एक, हमारा संविधान देश के आदिवासियों को इंडिजिनियस नहीं बोलता,
एबोरिजिनल नहीं बोलता, वो शेड्यूल्ड ट्राइब बोलता है। शेड्यूल यानी सूची होता है, ये सूची के आदिवासी है, ठीक है। उनको संविधान एबोरिजिनल नहीं मानता, और ये 1949 से समस्या है, बात की नहीं है। 49 में जब फाइनल हुआ तभी जो है इस चीज को नकारा गया। दूसरा, संविधान हमारा जो है देश के आदिवासियों को जमीन के अंदर के मिनरल्स का राइट नहीं देता, जिसको हम सब सरफेस राइट्स कहते हैं। यानी वो कहता है कि भाई नहीं, ठीक है, आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को नहीं दी जा सकती, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जिस धरती पर 50,000 सालों से आदिवासी रहे हैं, उस धरती के नीचे अगर लोहा मिल जाता है, मैग्नीज मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है, टंगस्टन मिलता है, यूरेनियम मिलता है, यदि गोल्ड मिल जाता है, थोरियम पोटेशियम मिल जाता है, तो फिर उस पे आदिवासियों का अधिकार नहीं है। तो मैं पहला लीडर हूं इंडिया का जिसने 2008 से ये बात करना चालू किया। और क्या बात की कि भाई आदिवासियों को अगर सही में आपको न्याय देना है, आदिवासियों के साथ सही में यदि न्याय करना है, तो केवल आप जो है राष्ट्रपति बनाकर काम नहीं चलेगा। इस मिनरल राइट में देश के आदिवासियों को कम से कम 15 से 20% का जो है शेयर होल्डर बनाना चाहिए। कितना शेयर होल्डर बनाना चाहिए? कम से कम कहा मैंने, कितना कहा? 15 से 20, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं बोला है, कम से कम मिनिमम कहा है। तो हमारे देश के संविधान में, पेसा लॉ में, MMDRA एक्ट में पेसा रूल्स तो अभी बने नहीं है, तो इसका प्रोविजन नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रपति बनाना अच्छी बात है, लेकिन ये 3 काम करने की जरूरत है। अब मैं दूसरी बात कहूंगा कि हमारी सभ्यता क्यों महान है, क्यों हमारी सभ्यता ग्रेट है। आदिवासियों की सभ्यता पूरे दुनिया में, अभी आप देखिए चीन का डेटा आ रहा है। क्या डेटा आ रहा है चीन का? चीन का डेटा आ रहा है कि दुनिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, मैथमेटिक्स में, स्टेम यानी साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, बड़ी बड़ी कंप्यूटर्स और मशीन बनाने में चाइना जो है वो अमेरिका के आसपास जा रहा है, अमेरिका के आगे जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसका बड़ा आश्चर्य आपको लगेगा। चाइना के अंदर में लोग धर्म को नहीं मानते, इंडिया के अंदर में बहुत ज्यादा धर्म को मानते, लेकिन चाइना में लोग धर्म को नहीं मानते। चाइना के अंदर में लोग उसी तरह की चीज को मानते थे जो आदिवासी मानते हैं। क्या मानते हैं आदिवासी? पेन और पुनेम। पेन और पुनेम दो महत्वपूर्ण बात है, पेन और पुनेम। देखिए, मैं आदिवासी की सभ्यता संस्कृति पे बहुत बोल सकता हूं, लेकिन मोटी मोटी बातें बोल रहा हूं आज मैं। पेन सल्ला घाघरा क्या है? देखिए, गोंडी लैंग्वेज है, गोंडी लैंग्वेज, और ये कहते हैं संस्कृत नहीं, हमारी बहुत पुरानी है। भागवत जी जरा जाके पूरा एंथ्रोपोलॉजी हिस्ट्री को पढ़ो, लैंग्वेजेस को पढ़ो। गोंडी इज द मदर ऑफ संस्कृत, जरा ध्यान से पढ़ो। गोंडी जो है वो प्री द्रविडियन लैंग्वेज है। मुंडारी, गोंडी, संताली, ये संस्कृत के पहले की भाषाएं हैं, और पहले की भाषाएं नहीं है। आपकी भाषाओं में 300 के ऊपर वर्ड ये तीनों भाषाओं के हैं। संस्कृत के अंदर में 300 के ऊपर वर्ड जो है वो गोंडी, संताली के हैं, मुंडारी के हैं। तो इसलिए लैंग्वेज की बात आई तो पेन, व्हाट इज पेन? जब हम साइंस को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो गोंडी के अंदर पेन का मतलब होता है एनर्जी। क्या होता है? शक्ति, जिसको आप क्या कहते हैं? शक्ति। तो शक्ति यानी पेन यानी शक्ति का स्थल, यानी ये पूरा जो कॉस्मोस है, यूनिवर्स है, इसमें एनर्जी है, इसमें शक्ति है। शक्ति है, एनर्जी है, इसलिए तो कॉस्मोस और यूनिवर्स चल रहा है। देखिए आप, मजे की बात, आज साइंटिस्ट लोगों ने ढूंढा E=mc²। आइंस्टाइन का जो है फॉर्मूला है, आगे क्या है, मैथमेटिक्स है, उसमें एक्सपेरिमेंट है, वो ज्यादा डिटेल में है। लेकिन आदिवासियों ने 50,000 साल पहले समझा कि ये पूरा यूनिवर्स जो है वो शक्ति से चलता है, एनर्जी से चलता है। ये पेन का मीनिंग है, ये पेन का मीनिंग है। इसको समझने का आप ये लीजिए, पुनेम, व्हाट इज पुनेम? कोया पुनेम, पुनेम, पुनेम का अर्थ होता है सत्य का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान। जो सत्य और प्रकृति का ज्ञान है, सत्य और प्रकृति का मार्ग है, वो कोया पुनेम का मार्ग है। ये कोया पुनेम का मार्ग है, ये कोया पुनेम का मार्ग है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आदिवासियों का कोड आ जाता है तो भारत के अंदर में
देश के 12 करोड़ आदिवासी में से अधिकतर लोग जो है ये कोया पुणे में लिखाएंगे, ये जो है वो सरना लिखाएंगे, ये डानी फॉलो लिखाएंगे, तो देश के अंदर एक साथ पता चल जाएगा पूरे दुनिया को कि देश में इतने सारे आदिवासी है और उनका कल्चर ये। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बात है। अब लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी को जब हम पढ़ते हैं, तो जब हम एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलिया को पढ़ते हैं, जब हम ऑस्ट्रेलिया के पहले का आदिवासियों का इतिहास पढ़ते हैं, जब हम गोंडवाना का पढ़ते हैं, तो और ग्रीस का बाद में आया, लेकिन जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें गोंडवाना के हिस्ट्री में एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड मिलता है, सगा गंडोला समूह। सगा गंडोला समूह। गोंडी का प्रोनाउंसिएशन मेरा कमजोर हो सकता है, लेकिन सगा गंडोला समूह जो है उससे जो है उसका मतलब होता है कि एक तरह का लोगों की लोकतांत्रिक व्यवस्था। किसकी व्यवस्था? लोगों की लोकतांत्रिक व्यवस्था। और बाद में सगा गंडोला समूह से ही गणराज्य आया, और गणराज्य से ही गणराज्य आया, गणराज्य से ही गणराज्य आया, यानी इंडिया के अंदर में लोकतंत्र का उदय ये आदिवासी समाज से हुआ है, आदिवासियों के समाज से हुआ। अभी हमने डेमोक्रेसी को मॉडर्न टाइम्स में लाया, आधुनिक तौर पे उसके अलग पैरामीटर है, लेकिन डेमोक्रेसी का ओरिजिन जो है वो आदिवासियों ने किया। तो इसलिए अब ये आदिवासियों की जो सभ्यता है, आदिवासी देश का वो इंसान है जिसने सबसे पहले प्रकृति को समझा, जो इंसानियत के साथ रहा, 50,000 साल तक किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी का गला नहीं काटा, कहीं चोरी नहीं की, कहीं डकैती नहीं की, कहीं किसी के साथ गलत नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी एक दिन अपने एक निर्णय में कहना पड़ा कि देश का अगर सबसे कोई मानवीय और नैतिक समाज है तो वो आदिवासी समाज है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी कहना पड़ा अपने एक डिसीजन में। आपको ऑर्बिटल दिखता है, नॉट द मेन पार्ट ऑफ द डिसीजन, पर जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आदिवासी देश के और दुनिया के इतने अच्छे और महान हैं, तो आदिवासियों को उनके राइट्स का सेटलमेंट देश के अंदर में जो नहीं हुआ वो करने की जरूरत है। दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये बात जो है देश के अंदर में जो नहीं हुई, दुनिया में 2 देशों का उल्लेख मैं दूंगा, एक कनाडा का और दूसरा न्यूजीलैंड का। कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन 1763 का और ट्रीटी ऑफ वाइटांगी न्यूजीलैंड की 1848 की। ये 2 पहले ऐसे संविधान हुए दुनिया के जिसमें इस बात का लीगल रिकॉग्निशन है। कौन सा रिकॉग्निशन है? लीगल, बाय लॉ, बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये आदिवासी जो है इनका अपना कल्चर है, अपना डोमेन है, अपनी टेरिटरी है। आदिवासी बनता कैसे है इस बात को समझने की जरूरत है। कौन पहले आया कौन बाद में आया ये जो है वो डिस्कोर्स नहीं है। इस बात में कोई डाउट ही नहीं है कि आदिवासी 50,000 साल से इंडिया में थे। ये एंथ्रोपोलॉजिकली और जेनेटिकली प्रूव हो चुका है, लेकिन वो आधार नहीं है। क्या आधार है? आदिवासी बनता है 2 चीजों के वजह से पूरे दुनिया में। किन चीजों से आदिवासी बनता है? एक, उसका कल्चर, उसकी सोसाइटी, उसका प्रिमिटिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक वो आधार है। दूसरा, आदिवासी बनता है टेरिटरी, ज्योग्राफी, यानी हम यहां रहते हैं हजारों साल से जंगलों में, पहाड़ों में। ये 2 क्राइटेरिया है जिसके वजह से आदिवासी बनता है। जब लॉ में अबोरिजिनल या इंडिजिनस पीपल का सेटलमेंट होता है तो ये नहीं देखा जाता कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। ये मूल निवासी की कंसेप्ट नहीं है। आदिवासी, इंडिजिनस, एबोरिजिनल की ये कंसेप्ट है कि आपका कल्चर क्या अलग है और आप कितने हजार सालों से वहां पर उस टेरिटरी और ज्योग्राफी में हैं। तो इस लिहाज से दुनिया भर में ये 2 कंट्रीज प्रथम है जिन्होंने लीगल रिकॉग्निशन दिया आदिवासियों को। और उसके बाद इंडिया में ये हो सकता था, लेकिन भारत के संविधान में गलती की गई। देश के संविधान में आदिवासियों को एबोरिजिनल ट्राइब नहीं लिखा, उन्हें जमीन के अंदर के मिनरल्स का राइट नहीं दिया। संविधान लिखने वालों को इसकी समझ नहीं थी। ये बहुत बड़ी गलती और भूल जो है संविधान लिखने वालों ने की। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने ILO कन्वेंशन 107 और उससे ज्यादा ILO कन्वेंशन 169
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का 107वां कानून कन्वेंशन और 169 169वां कानून जो है उसमें संयुक्त राष्ट्र ने इस बात को कहा कि भाई ये तो इंडिजिनियस पीपल है, ये तो मूल निवासी है, ये तो एबोरिजिनल है, और इसलिए मानव अधिकारों में और दुनिया के संविधानों में ये लीगल रिकॉग्निशन उनको मिलना चाहिए, लीगल सेटलमेंट मिलना चाहिए। ये बात संयुक्त राष्ट्र ने सिस्टमैटिक ढंग से 1989 के अंदर में की। इसका ये परिणाम हुआ कि 1996 में हमारे यहाँ पेशा कानून बना। उसके पहले केवल 5वीं अनुसूची थी, पेशा नहीं था, यानी 5वीं अनुसूची को लागू करने का कोई सिस्टम नहीं था। संयुक्त राष्ट्र जो कह रहा है वो बातें हमारे देश में नहीं थी। 96 में पेशा कानून बना, 2007 में फिर संयुक्त राष्ट्र का डिक्लेरेशन आया, 2006 में हमारे यहाँ वन अधिकार अधिनियम बना, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बना 2007 का। तो आज भी जो है छत्तीसगढ़ के अंदर में रमन सिंह जी की सरकार ने पेशा के नियम नहीं बनाए। आप मजे की बात देखिए, मैं पहला लीडर हूं फिर इंडिया में 11 राज्यों को 26 जनवरी 2021 को यह पिटीशन किया। इसका ये मेरे पास में डॉक्यूमेंट 26 जनवरी 2021 को देश के 11 राज्यों को जहां पेशा नियम लागू होता है, इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़, मैंने ये पिटीशन की कि भाई आपको पेशा नियम बना लेने चाहिए। पेशा नियम बनाने के लिए मैंने 2021 में पिटीशन की, लेकिन अभी तक भूपेश बघेल जी की सरकार ने पेशा नियम नहीं बनाए हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो पेशा को लागू नहीं करना चाहते छत्तीसगढ़ के अंदर में, और यदि पेशा लागू नहीं होता है तो ये 5वीं अनुसूची वगैरह का ज्यादा कोई जो है वो मतलब नहीं है, वो केवल कागज के ऊपर में है। तो भूपेश बघेल सिंह जी की सरकार को मैं कहना चाहता हूं, बघेल जी शायद आपको छत्तीसगढ़ के विषय में ज्यादा मालूम है, लेकिन एक बात नहीं मालूम होगी कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी हारी है और आदिवासियों की एक भी सीट पे, एमएलए की सीट पे जो बीजेपी का एमएलए नहीं जीता, वो यही कारणों की वजह से नहीं जीता क्योंकि वो उन्हें वनवासी कहती थी और उनके अधिकारों को नकार रही थी। शायद आपको ये हिस्ट्री मालूम नहीं है, 2018 का इलेक्शन उठा के देखो और थोड़ा रिकॉर्ड उठा के देखो, और बीजेपी यहां जो हारी आप जीत गए, लेकिन बीजेपी को छत्तीसगढ़ में हराने में कम से कम 40% से ज्यादा अगर किसी का रोल है तो वो एपीआई का है, वो विजय मानकर का है। मैं ये बात बड़े क्लियरली कह रहा हूं। तो इसलिए ये काम मत करो, जल्दी से जल्दी पेशा नियम को बना दो। अगर आप अक्टूबर महीने तक पेशा नियम को नहीं बनाएंगे तो रायपुर के अंदर पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को मैं इकट्ठा करने वाला हूं इस काम के लिए। अक्टूबर के आगे जो है मैं जो है अच्छी डेट देखकर पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों से बात कर